हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे और आज उतने ही कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब जितना पिछले लेक्चर में था। पिछले लेक्चर में थोड़ा कंटेंट कल ज़्यादा हो गया था, तो आज हम जनरली छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आज आज कौन से टॉपिक हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स, इसको डिस्कस करने के बाद आज आपका चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। तो कल हम इसमें देखेंगे कल कौन सा कल लेक्चर जो रहेगा क्लास 9th में, वो जनरली एक्सरसाइज पे हो सकता है या फिर आपकी एक डिटेल्ड समरी लेक्चर हो सकता है पूरे होल चैप्टर का, या तो फिर ऑप्शन में अगर ये कवर कर सकते हैं कि ऐसा करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मतलब पांचों लेक्चर नहीं देखा है, लेकिन कुछ ऐसा लेक्चर बना दूं कल जिसको देखने के बाद पांचों कवर हो जाए। पांचों में जितने क्वेश्चंस हैं और जो भी थ्योरीज हैं जो आपके स्कूल में पूछी जाएंगी, एक्सपेरिमेंट्स हैं या एक्टिविटीज हैं, कुछ वो सब कवर होता है। तो ऐसा मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो कल बहुत ही खतरनाक लेक्चर रहेगा क्योंकि आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज आपका बायोलॉजी का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड में अगर हम देखें तो पहला होगा आपका वैक्यूल है। वैक्यूल कल नहीं हो पाया था, उस आप स्लाइड में उसमें देखे होंगे अगर, तो स्लाइड में जो टॉपिक टू बी कवर्ड उसमें वैक्यूल लिखा हुआ है। वैक्यूल हो नहीं पाया था कल, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया था, आसपास 50 to 52 मिनट्स हो गए थे लगभग। तो इसलिए इसमें आज हम वैक्यूल पहले कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा प्लास्टिड है, फिर हमारा सेल डिवीजन, सेल साइकिल है, छोटा सा पार्ट है। हमें 11th में नहीं जाना है कि जीवन क्या है, एस क्या है, G2 क्या है। तो उसके बाद इंटरफेस क्या है, फिर हमारा प्रोफेस क्या है, प्रोफेस अर्ली, प्रोफेस लेट, ये सब नहीं जानना है, वो 11th का पार्ट है। अभी हम जनरली छोटा सा देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है, किसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, किसमें चीजें कंटेंट डबल हो जाती है, उसके बारे में देखेंगे। एक छोटी सी सेल थ्योरी होगी। सेल थ्योरी क्या ही नाम से मतलब दिया हुआ है, तो मतलब क्या इसकी डिजाइनिंग एनसीईआरटी के जरिए, मतलब जो पार्ट पहले देना चाहिए एकदम लास्ट में दिया। अब तुम मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया, तो उसी बीच में सेल थ्योरी दे देना चाहिए। अभी महाराज एकदम लास्ट में ला के दे दिए हैं सेल थ्योरी, जब एकदम चैप्टर खत्म हो तो सेल थ्योरी पढ़ो। और थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ी है, क्या गया है इसका। सेल थ्योरी वैसे ही मैंने तुमको बता ही दिया, उसका इंट्रो पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर ही दिया हूँ मैं पहले ही। उसमें तुमको मैं नीट का क्वेश्चन भी करा दिया हूँ, फर्स्ट लेक्चर में ही करा दिया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कराया था। तो ओवरऑल मैंने कुछ करा ही दिया है आपको। सेल थ्योरी में क्वेश्चन किसने दिया था, कौन फार्मुलेट किया था, कौन ओमनीसेलुलर क्या बोला था, रुडोल्फ इट्स 1855, वो सब मैंने बता दिया आपको, पहले बता दिया। वो थोड़ा सा स्कोर आ गया, आज देखिए। और डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर, मतलब सेल हमेशा क्या ऐसे डिवाइड करती रहती है या फिर रिप्रोड्यूस फॉरएवर, मतलब हमेशा डिवाइड ही करेगी कि अभी रुकेगी भी, कि जब देखो तब स्टार्ट कर रही डिवाइड करना शुरू कर दे, जब देखो तब कहीं ना मतलब अपने मन से कहीं डिवाइड कर रही है, बिना कुछ सोचे समझे कर रही है, न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन बिना लिए, सेंट्रोसोम को ऑर्डर आया नहीं तो डिवाइड करना शुरू करी, वो सब भी देखें। बिना देर के मिनट से पहले शुरू करते हैं। आज हम जनरली आपका टॉपिक सबसे बढ़िया वाला टॉपिक है जो कल डिस्कस नहीं हो पाया था, वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में आज देखेंगे कि क्या है वैक्यूल। थोड़ा सा इसको हम साइड कर लें, फिर चलते हैं वैक्यूल को लेकर। वैक्यूल क्या है आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा और साइड हो जाऊं, दिख रहा होगा ना? हाँ ठीक। इंट्रोडक्शन टू वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, जनरली सभी सेल्स में, चाहे वो प्रो हो चाहे यू हो, उसमें वैक्यूल देखने को मिलता है। वैक्यूल पहले इंट्रो पार्ट समझ लो। वैक्यूल क्या है ना, वैक्यूल तब जो तुम्हारा होता है ना, वो जनरली तुम्हारा वाटर स्टोरिंग में काम करता है प्लांट सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल तुम्हारा कुछ वेस्ट मटेरियल्स, कुछ स्टार्च बोल रहा हूँ, फूड स्टोरेज में भी वर्क करता है। और वैक्यूल तुम्हारा प्लांट सेल में लार्ज होता है, एनिमल सेल में स्मॉल होता है। और ये भी क्वेश्चन होता है कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस छोटा क्यों होता है या कॉर्नर पे क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि वो वैक्यूल की साइज बहुत ही बड़ी होती है, इसलिए ये जनरल से कुछ इसके पार्ट है। और वैक्यूल क्या है, इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ऐसा मत बोल देना वैक्यूल मेम्ब्रेन लेस होती है। वैक्यूल के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जिसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो बी लेवल का पार्ट है, ये 9th का नहीं है, तो बता देता हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान रखना चाहिए। तो हम आते हैं एनसीईआरटी के पॉइंटर्स। देखो क्या इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं
अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो वैक्यूल क्या है, दिख रहा है ना वैक्यूल क्या है। वैक्यूल का प्राइमरी रोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट्स। वैक्यूल तुम्हारा क्या कर रहा है, प्राइमरी रोल इसका क्या है, स्टोरेज एंड सपोर्ट्स, मतलब स्टोरेज भी कर रहा है, जैसे प्लांट से एनिमल सेल्स के अंदर स्टोर करता है, प्लांट सेल में वाटर स्टोर करता है। पहला फंक्शन प्राइमरी रोल स्टोरेज एंड सपोर्ट्स, पहला फंक्शन स्टोरेज एंड सपोर्ट्स। दूसरा फंक्शन है स्टोरेज कंटेंट्स। अब स्टोरेज एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट एक तरह से प्लांट सेल को दे रहा है, एनिमल को भी दे रहा है, और स्टोरेज में रख क्या रहा है, क्या रख रहा है। अगर हम प्लांट की बात करें तो वाटर कंटेंट ज्यादा रखता है, मिनरल्स हमारे अंदर भी हो सकता है, हमारे अंदर शायद वाटर कम स्टोर करे और मिनरल्स हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, ये ज्यादा स्टोर करता है। ठीक, ये हमारा दूसरा पार्ट है। प्लांट वैक्यूल एक स्ट्रक्चर है, इसके आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। प्लांट में लार्ज है, एनिमल में स्मॉल है। प्लांट के अंदर वाटर स्टोर करता है, जनरल बात है, और एनिमल के अंदर वो मिनरल भी हो सकता है और वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है। दोनों कंडीशन दोनों में अप्लाई हो सकती है, स्मॉल और लेस अमाउंट में। तीसरा पॉइंट है और कॉन्ट्रास्ट दिया। कॉन्ट्रास्ट मतलब दोनों में कंपैरिजन में कुछ कुछ है आगे पीछे, उसी को कॉन्ट्रास्ट बोल देते हैं। कुछ मतलब चेंजेस हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ उसमें कुछ ऐसे उसमें होंगे इसमें नहीं, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करता है। क्या है, अनलाइक प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट which produce or store food, vacuole focus on cellular support and waste management। जिस तरह अगर हम देखें एक कॉन्ट्रास्ट की तरह कि प्लास्टिड जो होता है हमारा, जो हमारा प्लास्टिड होता है, वो प्लास्टिड हमारा चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो, चाहे वो ल्यूकोप्लास्ट हो, या फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो क्लोरो ल्यूको कोई हो, वो जनरली कलर का प्रोडक्शन करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट भी स्टोरेज से काम करता है, इसमें एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट होता है। कोई स्टोरेज कर रहा है फैट का, कोई ऑयली सब्सटेंस का, कोई प्रोटीन्स का, कोई स्टार्च का, अलग अलग चीजें हैं। ठीक, तो वो भी स्टोरेज का काम कर रहा है। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें तो हमारी जो वैक्यूल है वो किस पे फोकस कर रहा है, प्राइमरी स्टोरेज अब किसका है, सेलुलर वेस्ट और उसके मैनेजमेंट का। मिनरल भी स्टोर कर सकता है, उसके वेस्ट को भी रख सकता है, मतलब मिनरल भी रख सकता है, वेस्ट भी रख सकता है। जैसे कॉन्ट्रास्ट इसमें क्या है कि ये भी स्टोरेज से काम कर रहा है, तुम्हारा वैक्यूल भी स्टोरेज काम कर रहा है, प्लास्टिड भी कहीं ना कहीं उसमें ल्यूकोप्लास्ट भी स्टोर करने उसके से काम कर रहा है। लेकिन दोनों में कॉन्ट्रास्ट क्या है कि क्लोरो जो हमारा वैक्यूल है वो वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है और मिनरल्स को भी स्टोर करता है। कॉन्ट्रास्ट की बात यह है कि वेस्ट को स्टोर कर रहा है, लेकिन ये तुम्हारा वेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वेस्ट को स्टोर नहीं करता ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में जो एमाइलो, एलायो और एलेरो होते हैं उसमें फैट, ऑयल, प्रोटीन्स, स्टार्च ये सब स्टोर होते हैं, वेस्ट नहीं होता है। ठीक, लेकिन जो इसमें होता है आपका वैक्यूल वो भी वो स्टोर तो करता है, मिनरल वाटर सब करेगा, लेकिन थोड़ा सा वेस्ट भी स्टोर। बाहरी मेम्ब्रेन क्यों क्रोनोप्लास्ट बोल देते हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर है, प्लांट के अंदर ज्यादा होता है, एनिमल के अंदर कम। यही जनरल सी बातें वैक्यूल में है। अब एनसीईआरटी में या आगे उसमें क्या लिखा है थोड़ा और आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज। तो ये आपका हो गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट जनरली, इसको आपको अगर नोट करना है तो नोट कर ले सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ, फिर चलते हैं आगे। वैक्यूल इन प्लांट सेल्स। अब मैंने जो भी चीजें आपको बताई कि प्लांट में क्या कैसा वैक्यूल कैसा एनिमल है, उसी को हम थोड़ा सा समराइज करेंगे एनसीईआरटी की छोटी सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर वैक्यूल का देखें तो वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन मैच्योर सेल्स। प्लांट के मैच्योर सेल्स के अंदर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, वैक्यूल बोल देते हैं। अगर तुम स्ट्रक्चर में देखोगे तो प्लांट सेल तुम्हारी जनरली ऐसी हो जाती हैं, ये इसकी डबल मेम्ब्रेन है बाहर वाली। ठीक, ये इसका मान लो अगर ये न्यूक्लियस यहाँ कोने में चला गया तो ये बड़ा सा वैक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुको थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं, सही से लिख नहीं रहा है।
इसे हम बोल देंगे वैक्यूल। समझे? मेम्ब्रेन इसकी देखो क्या है, मेम्ब्रेन इसकी भी इंक्लोज बाय ए सिंगल, पहले मैंने तुमको बोल दिया हूं, सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। वेस्ट के साथ मिनरल्स को भी स्टोर करने का काम वैक्यूल करता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में प्लास्टिक कंपेरिजन करें तो उसमें लिकोप्लास्ट सबका स्टोरेज करता है, लेकिन वेस्ट का स्टोरेज नहीं करता। सिंगल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन की तरह सेलेक्टिवली परमेबल होती है। जरूर सही मतलब जरूरी भी है कि अगर मान लो कोई भी वेस्ट आ गया इसके अंदर, जो इसको इसके लिए वैलिड वेस्ट है, जो इसको रखना चाहता है वो रख सकता है, इसको डाइजेस्ट करके बाहर निकाल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में बाहर निकाल वो चलेगा। लेकिन कुछ भी वेस्ट आ जाए, कोई एंटीजन एंटीवायरस कुछ भी आ जाए तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, उसको भी हार्म कर सकता है, सेल को भी हार्म कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि वैक्यूल तुम्हारा सिलेक्टिवली परमेबल बन जाता है। ठीक, इंटरनल फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड सेल, कैसे बोल सकते हैं, वाटरी फ्लूइड नोन एज, या सेल मत बोलो, वाटरी फ्लूइड मैट्रिक्स बोल सकते हो, जिसे बोलते हैं सेल सैक। ये पूछा जा सकता है व्हाट इज सेल सैक, तो सेल सैक इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेन्स या मैट्रिक्स दैट प्रेजेंट इन वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर जो हल्का 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 ऐसा देखो, इसी में देखा वैक्यूल यहाँ पे जो मैंने बनाया प्लांट सेल में, उसमें ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ। ऐसे मान लो मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो ये देखो, ये रेड कलर से मैं बना रहा हूँ इस प्लांट सेल के अंदर। ये ऐसे तुम समझ सकते हो कि ये जो मैंने बनाया है रेड सेल्स का, ये इसकी मैट्रिक्स हो सकती है। क्या है इसकी? वैक्यूल की तुम्हारी मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स को बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, सेल सैक। क्या बोल देते हैं? सेल सैक बोल देते हैं। मास्टर तुमसे क्वेश्चन कर सकता है व्हाट इज सेल सैक, तो सेल सैक इज अ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन watery fluid or matrix which is present in the internal membrane of the cell, internal membrane of the vacuole। vacuole की जो internal membrane है उसके अंदर तुम्हारी जो मैट्रिक्स होती है, जो फ्लूइड होता है या जो वाटरी फ्लूइड होता है पानी की तरह, उसे सेल सैक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेल सैक। ठीक, स्टोर सब्सटेंस अभी मैंने बात किया, क्या है, पानी होल्ड कर सकता है, मिनरल्स कर सकते हैं, सुगर कर सकता है, और वेस्ट भी कर रहा है। यही वेस्ट की वजह से इसकी खासियत ये हो जाती है कि ये प्लास्टिक से कॉन्ट्रास्ट करता है कि तुम सब कुछ स्टोर कर ले रहे हो लेकिन वेस्ट को नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेस्ट को भी स्टोर कर ले पा रहा हूँ। दिख रहा होगा क्या है, मिनरल्स हैं। ठीक है, एक बार सेल सैक देख लीजिए, क्या है सेल सैक, मैंने लिखा है उधर। सेल सैक क्या है? सेल सैक क्या है? वो मैट्रिक्स, वो वाटरी फ्लूइड्स जो तुम्हारे क्या करते हैं, वो मैट्रिक्स फ्लूइड या वो मैट्रिक्स फ्लूइड बोल सकते हो, या वो वाटरी सब्सटेंस जो वैक्यूल के अंदर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेल सैक। ठीक, उसे हम क्या बोल देते हैं? सेल सैक बोल देते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। वैक्यूल इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर समझ गए वैक्यूल क्या था। वैक्यूल जनरली आउटर मेम्ब्रेन सॉरी एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, प्लांट के अंदर अलग होता है, एनिमल के अलग हो सकता है। उसकी बाहरी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोल देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, वो शुगर, मिनरल, वाटर, तुम्हारे वेस्टेज सबको स्टोर कर लेती है, और उसके मैट्रिक्स को सेल सैक बोल देते हैं। एक प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है, लार्ज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करता है। एनिमल्स के अंदर छोटा होता है। अब देखते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर क्या बताया जा रहा है, देखो, वैक्यूल इन एनिमल सेल्स प्रेजेंस अकर ओनली समटाइम्स। कुछ ही समय के लिए, कुछ मतलब उतना नहीं, लेकिन है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल में, लेकिन होता है, प्रेजेंस इसकी छोटी सी होती है। साइज देखो सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा होता है। कम से कम अगर प्लांट सेल इतनी बड़ी, इतना बड़ा उसमें ऐसे सोलर वैक्यूल है तो वो छोटा सा है। फंक्शन यूज्ड स्ट्रिक्टली फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। हमारे अंदर, मैंने तुमको पहले बताया था, हमारे अंदर जनरली स्टोरेज का ही काम करता है। प्लांट में भी करेगा, लेकिन प्लांट में वाटर ज्यादा स्टोर करेगा, एनिमल में पानी कम स्टोर करता है। एनिमल के अंदर वाटर लेस करेगा, मिनरल ज्यादा करेगा, फूड स्टोरेज ज्यादा करेगा, रेस्पिरेशन का सिस्टम में जो फूड बनता हो, एटीपी बनती है, एनर्जी, सबका स्टोर ज्यादा करेगा एनिमल्स के अंदर, लेकिन प्लांट्स के अंदर उसका अमाउंट हल्का कम करेगा, पानी ज्यादा करता है स्टोर। तो फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए क्या है ये।
उसके बाद हम चलते हैं यहाँ, देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया है, ये 5 है, ठीक है, ये 4 के जगह 5 लिखना है, ठीक। चलते हैं 5 वाले पे। फंक्शन एंड प्लांट विल्टिंग। वैक्यूल का एक और काम होता है, क्या है उसका फंक्शन देखेंगे, और एक प्लांट विल्टिंग करके टॉपिक होती है। विल्टिंग आपके एनसीईआरटी में छोटे से एक जगह दिया हुआ है, उसको दिखाते हैं विल्टिंग क्या होता है। विल्टिंग उस हम प्रेशर या ट्रेयर प्रेशर को बोलते हैं जिसकी वजह से प्लांट अपने रूट्स से वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है। एक जनरली सा प्रेशर जाइलम फ्लो में आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, उसकी जब उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल होते हैं तो एक टर्गर प्रेशर जनरेट होता है, उसी टर्गर प्रेशर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, विल्टिंग। देखो क्या है, सेल फर्मेनेस स्टोर्ड वाटर क्रिएट इंटरनल प्रेशर टू कीप सेल रिजिड। सेल को रिजिड रखने के लिए, ताकि वो फ्लूइडिटी नेचर में न आ जाए, सेल को रिजिड रखने के लिए ताकि वो फ्लूइडिटी नेचर में न आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करता है ये, वाटर स्टोर करता है। फिर से देख लो क्या है ये, सेल फर्मेनेस क्या है इसका, वैक्यूल का मतलब वो अपनी पूरी ताकत के साथ वाला काम करेगा। कौन सा, स्टोर वाटर, ताकि अगर वैक्यूल स्टोर पानी नहीं करेगा तो हल्का से प्रेशर जो जनरेट करना होता है ना कि कंटिन्यू वाटर का फ्लो, वो कैसे करेगा, कैसे हो पाएगा। जैसे नहीं हम वहां पे टंकी से पानी खींचने के लिए किसी दूसरे टंकी के, मान लो तुम्हारे घर पानी खत्म हो गया, तुम दूसरे टंकी में, उस टंकी दूसरे बगल वाले टंकी में, तुम्हारे पड़ोसी वाले में पानी भरा हुआ टंकी में, अब मान लो तुम्हारा पानी टंकी खत्म हो गया, तो तुम क्या करते हो, तुम रात में छत पे जाते होगे, धीमे से तो किया ही होगा, जाते होगे और उसके टंकी में पानी डाल लेते होगे और नीचे से मुंह ला के खींच लेते होगे पानी, और पानी हाई से लो की तरफ आ जाता होगा, और उसकी रात में टंकी खाली कर देते होगे। यही सब काम करते हो, ठीक है। तो उसी तरह वैक्यूल के अंदर अगर पूरी तरह से वाटर खत्म हो जाएगा तो जो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो विल्ट हो जाएगी, पर अगर प्रेशर डाउन हो जाएगा तो ऐसे मुरझा जाएंगे, ऐसे तो ऐसे एकदम ऐसे मुरझा जाएंगे, लटक जाएंगे। तो वो हल्का सा पानी उसमें होना चाहिए। पानी क्या रहेगा तो हल्का सा वो टर्गर प्रेशर जनरेट, थोड़ा सा वो स्टार्टिंग का जो टर्गर प्रेशर जनरेट करने का काम होता है वो हल्का सा रूट से हल्का सा जनरेट करा देती है वो वाटर। वो हल्का सा जो वैक्यूल के अंदर वाटर होगा या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसीलिए स्टोर करता है कि हल्का सा मैं टर्गर प्रेशर जनरेट कर दूं, क्योंकि उतनी लार्ज हैवी मास को पानी देना है, उतना बड़ा ट्री है जिसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती चली जाती है, उसको मेजर नहीं कर रहा हूँ कितना बढ़ता चला जाता है वो, ठीक है। तो हल्का सा टर्गर प्रेशर जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसी हल्का सा वाटर। जैसे तुम क्या करते हो, पानी उसमें टंकी डाल के हल्का खींचते हो, जो हल्का खींचते हो ना, यहाँ मान लो खींचते ही हो, नीचे मुंह लगा के खींचते हो पाइप में, और वहां से तब पानी ऊपर आ जाता है, टंकी खाली कर देते हो उसका, ठीक। और मान लो अगर ऐसा हो जाए वाटर स्कैरिसिटी हो तो प्लांट के अंदर, तो वैक्यूल अगर मान लो खत्म हो गया तो प्लांट की पत्तियां मुरझा जाती है, गिर जाता है प्लांट, उसकी पत्तियां गिर जाएंगी, सब कुछ गिर जाता है, तो उसमें उसका टर्गर प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि पत्तियों में या जो वैक्यूल रखा में पानी होगा भी तो प्लांट वो लीव्स में फूड स्टोर करने के लिए या फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज कर रहा है, वो टर्गर प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर होना चाहिए उसके वैक्यूल। नहीं तो फिर वो टर्गर प्रेशर जनरेट कैसे करेगा, तभी तो वाटर उठाएगा नीचे से। आपको हाई से लो नीचे लिखना खींचना होता है टंकी में से, तो आप मुंह लगा के ऐसे खींच देते हो, लेकिन उसको तो नीचे से ऊपर उठाना है, एंटी ग्रेविटी वाटर लेके जाना है, तो टर्गर प्रेशर तो जनरेट करना ही पड़ेगा। विल्टिंग इफेक्ट से क्या होता है, लॉस ऑफ सेलुलर प्रेशर कॉजेस प्लांट्स टू विल्ट। जब सेलुलर प्रेशर ही नहीं रहेगा, पानी तुम वैक्यूल के अंदर दिए नहीं, पौधे को कभी लगा के पानी, पौधा लगा के प्लांट कभी पानी उसमें दिए ही, तो उसके वैक्यूल में वाटर कैसे स्टोर होगा, तो वाटर ही नहीं स्टोर होगा तो टर्गर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, तो पत्तियां विल्ट ही हो जाएंगी ना। विल्टिंग का मतलब ऐसे मुरझा जाना, ऐसे पूरा ऐसे जब पेड़ ऐसे हिलेगा तो ऐसे पत्तियां उसके ऐसे नींद में ऐसे करेंगे, उसे कहता है विल्ट हो जाना, मुरझा जाना। तो टर्गर प्रेशर होने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वैक्यूल के अंदर वाटर होना चाहिए ताकि टर्गर प्रेशर जनरेट कर, जिसकी वजह से पत्तियां हमेशा ऐसे घूमती रहे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जब भी सनलाइट आए कैच कर, समझे। तो फिफ्थ साइड आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, अभी तक आपका वैक्यूल पार्ट खत्म। वैक्यूल आपके एनसीईआरटी में इतना ही है, आप स्ट्रक्चर देख लिए हैं कैसा क्या कहानी है इसमें वैक्यूल। अभी मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ
इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए एक बार, देख लीजिए क्या है। ठीक है, प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ पहले, नहीं तो पहले स्टार्ट ही कर लेते। देखो वैक्यूल मोटा मोटा क्या है, वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल के अंदर छोटा होता है, उसके ऊपर बाहरी मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। वो क्या करता है, स्टोरेज मिनरल, वाटर और वेस्ट मटेरियल सब स्टोर कर लेता है। और इसका अगर वैक्यूल के अंदर वाटर नहीं होता है तो क्या लॉस हो जाता है, विल्टिंग हो जाती है लीव्स की, लीव्स में टर्गर प्रेशर जनरेट नहीं होता, वाटर नीचे से ऊपर नहीं आ पाता। फोर्थ चीज, और क्या होता होगा वैक्यूल बारे में, सोचो 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 क्या होता होगा। वैक्यूल मास्टर ने पूछ दिया, वैक्यूल बोलोगे तुम और क्या बोलोगे कि एक कॉन्ट्रास्ट बनता है कि अगर हम प्लास्टिक कंपेयर में देखें तो वो सब कुछ स्टोर कर रहा है, वेस्ट नहीं स्टोर कर रहा है, लेकिन ये वेस्ट स्टोर कर रहा है, ये भी कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा। और वैक्यूल के बारे में क्या बताओगे, वाटर का स्टोर बता सकते हो कि प्लांट के अंदर ज्यादा, एनिमल के अंदर कम। प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा बहुत बड़ी साइज होती है, एनिमल के अंदर बहुत छोटी साइज होती है। एनिमल के अंदर जनरली मिनरल और साल्ट चीजें या फूड स्टोर करता है, वाटर कम करता है, लेकिन प्लांट के अंदर वाटर ज्यादा करता है, मिनरल इन सब चीजें कम करता है, वाटर ज्यादा करता है। एनिमल में वाटर कम करता है और सब चीजें ज्यादा करता है। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड एक हमारा सेल ऑर्गेनिज्म है जो जनरली हमारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, एनिमल के अंदर नहीं मिलता। अगर आपको कभी एनिमल के अंदर प्लास्टिड दिखा हुआ मिले तो आप समझ लेना कि आप इस धरती पे नहीं हो, कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, क्योंकि एनिमल के अंदर अगर प्लास्टिक मिल गया तो एनिमल पूरा हरा भरा हो जाएगा। एनिमल्स के अंदर एनिमल की पत्तियों के ऊपर बार खाने लगेंगे, बार खाने लगेंगे, एनिमल के इस हाथ के ऊपर से पत्तियां निकलने लगेंगी, फिर वो क्लोरोफिल वो तब घर में नहीं रहेगा, धूप में जाके ऐसे खड़ा हो जाएगा और कहेगा सनलाइट ले रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस करूंगा, फूड बनाऊंगा, स्टार्च स्टोर करूंगा, वाटर स्टोर करूंगा, टर्गर प्रेशर जनरेट करूंगा वैक्यूल को यूज करके, और अपनी जड़ों रूट्स को पूरी दुनिया में बांट दूंगा। ठीक है, ऐसा कहीं अगर दिख जाए तो वो बताना, इन्फॉर्म कर देना। प्लास्टिक के बारे में आज इंट्रोड्यूस करते हैं। डिफिनेशन समझो प्लास्टिक का, स्पेशल ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट सेल में है, फूड सिंथेसिस और स्टोरेज का काम करता है। अब तुम कहोगे अरे प्लास्टिक कैसे फूड स्टोर कर ले सकता है, हाँ स्टोर के लिए मैंने बताया वो स्टोर करेगा, फोकस मतलब फूड सिंथेसिस कैसे कर सकता है, फूड सिंथेसिस तो उससे तुम्हारे फूड सिंथेसिस होता है, तो इससे कैसे हो रहा है भाई साहब, जो क्लोरोफिल करता है ना फूड सिंथेसिस, वो इसी में पाया जाता है। प्लास्टिक के 3 पार्ट, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। जो क्लोरोप्लास्ट है उसी के अंदर तो क्लोरोफिल है। क्रोमोप्लास्ट तो कलर देता है, कौन कौन सा कलर देता है ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, इसको याद रखना है तो रॉय से याद रखो, ROI, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्रोमोप्लास्टिक, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। फंक्शन, हेल्प प्लांट सिंथेसिस फूड यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का यूज करके प्लांट को फोटोसिंथेसिस कराने में होता है। कैसे करा जाएगा, क्योंकि इसके 3 पार्ट होते हैं, जो क्लोरो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन अगर मास्टर ने तुमसे पूछा ठीक है तुम बता दे रहे हो मुझे कि चलो, मास्टर से मुझसे पूछा बताओ क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो बोलोगे सर क्लोरोप्लास्ट का था, ठीक है। बोलेगा करंट लोकेशन बताओ क्लोरोफिल कहाँ, तुम बोल रहा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, कहाँ पे, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, करंट लोकेशन। कंपैरिजन, व्हाइल माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक फूड एनर्जी फॉर एनर्जी, प्लास्टिड क्रिएट एंड स्टोर। एक कॉन्ट्रास्ट सिस्टम में इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया फूड को स्टोर करके एनर्जी बना देती है, लेकिन ये उसी एनर्जी को स्टोर कर लेता है। प्लांट ने बनाया फोटोसिंथेसिस, उसको खींच के ले जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट को दे देगा, लो स्टोर कर लो। किसके फॉर्म में स्टोर करोगे, स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में उसको दे दो, अच्छा हमको ऑयल के फॉर्म में करना है इसको दे दो, अच्छा तुमको प्रोटीन के फॉर्म करना है, ठीक है उसको। 3 फॉर्म होते हैं ना ल्यूकोप्लास्ट के, एमाइलो, एलाइयो, एलिरो, उसके फॉर्म में दे देता है। ठीक, तो ये ऐसे कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट थे। कैसा प्लास्टिक कैसा एक ऑर्गेनिज्म है, इसके 3 पार्ट, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। ल्यूको स्टोर करता है, क्लोरो क्लोरोफिल है इसके अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस आती है, क्रोमो तुम्हारा कलर दे देता है, रेड, ऑरेंज, येलो। और क्या है इसमें, और अगर देखो मैं तो दे रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन समझिए, फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और कंपैरिजन, माइटोकॉन्ड्रिया फूड को ब्रेक करती है, डार्क रिएक्शन करती है और वो लाइट रिएक्शन कर लेता है। अब हम थोड़ा सा आते हैं आगे, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल के बारे में देखते हैं। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट इज क्लोरोफिल।
क्लोरोप्लास्ट और स्पेसिफिक टाइप ऑफ डबल लेयर, नहीं डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड तो है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन डबल मेम्ब्रेन। इसके नंबर्स सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट जहां जहां ज्यादा होती है, जहां जहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जहां ज्यादा एनर्जी यूज ज्यादा होगी, तो कोई फिजिकल वर्क कर रहा है तो वहां एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, तो उसके कंपेरिजन में क्लोरोफिल क्या है? अ ग्रीन पिगमेंट हाउस्ड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन से बोलते हैं क्लोरोफिल, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जनरल बात। रोल क्या है? एब्जॉर्ब सनलाइट टू ड्राइव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो तुम्हारा था वो डबल लेयर मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में मिलता है, जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। जनरली इसका फंक्शन जो है ड्राइव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर देता है। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या आउटर मेम्ब्रेन इसकी डबल होती है प्रोटेक्टिव बाउंड्री की तरफ। मान लो ऐसे ही हो गए, ये होगा तुम्हारा लो क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया डबल मेम्ब्रेन, DOUBLEMEM, ऐसे डॉट लिख दे रहा हूं, डबल मेम्ब्रेन हो गया। स्ट्रोमा, अच्छा रुको थोड़ा सा, ठीक है। स्ट्रोमा क्या है? सेमी फ्लूइड सबस्टेंस फिलिंग द इनसाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है। डिस्क सेम स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन इनसाइड स्ट्रोमा दैट होल्ड क्लोरोफिल, उसे बोल देते हैं थाइलाकॉइड। नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ तभी, फिर भी ध्यान रखो क्योंकि पूछ सकता है मास्टर तुमसे कि थाइलाकॉइड क्या होता है। वो द कॉइन लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज द मेन हाउस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन घर है जहाँ पे वो रहता है। ठीक है। सेमी ऑटोनोमस फीचर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम था 70s, कि खुद से वो अपना प्रोटीन बना ले, खुद से अपना जेनेटिक मटेरियल बना ले। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल और वो प्रोटीन बनाने का सिस्टम है, इसीलिए इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस ऐसे ऑर्गेनेल से बोलते हैं जिनके पास खुद का अपना क्या चीजें हो, डीएनए हो और राइबोसोम हो, डीएनए हो और राइबोसोम हो। राइबोसोम में जनरली 70s वाला। ठीक, राइबोसोम जनरली 70s जो राइबोसोम की अलग अलग कैटेगरी होती है। यूकैरियोटिक के अंदर हमारे अंदर 80s होता है, 80 के दो पार्ट, 60 और 40, 60s 40s। और जो हमारे प्रोकैरियोटिक उसके अंदर 70s होता है, जो होता है तुम्हारा कितना होता है 5, 50 और 30, 50 और 30, दो उसके सब यूनिट्स होते हैं। कंपैरिजन है वो सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट के हिसाब से कंपैरिजन किया जाता है, कौन भारी कौन कम है, वो एक ट्यूब में डाला जाता है, कौन ऊपर आ गया कौन नीचे, वो अलग लेवल के पार्ट है। उसना जानो प्रोकैरियोटिक में 70s और यूकैरियोटिक में 70, 80 दोनों होते हैं। और सेमी ऑटोनोमस उन्हें बोलते हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम। ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लास्ट में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना देंगे, उसमें आपको थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लेवल सब दिखा देंगे, कहां डायरेक्ट रिएक्शन कौन लाइट रिएक्शन, सबसे लास्ट में। ठीक, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बताओ स्टोरेज एंड सिंथेसिस प्रोडक्ट किस चीज का, क्या चीज बनती है, क्या चीज किस चीज का स्टोरेज होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टोरेज और सिंथेसिस की बात करें तो सुगर सिंथेसिस, सुगर आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान सुगर की सिंथेसिस होती है। सुगर, ठीक, सुगर का जो जनरल टेबल तुम्हारा सुगर होता है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, सिंपल सुगर। स्टोरेज लोकेशन की बात करें तो सिंथेटिक सुगर आर स्टोर डायरेक्टली इनसाइड द फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर ये जाके कहां हो जाता है, तुम्हारा स्टोर्ड हो जाता है। कहां स्टोर हो जाता है? स्ट्रोमा के अंदर जाके तुम्हारा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। स्टार्च ग्रेन्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्यूल आर आल्सो स्टोर्ड
Alongside these sugar and stomach, स्टार्च के भी ग्रेन्यूल्स इसी सुगर के साथ आपस में कहीं जाके एक साइड में स्टोर हो जाते हैं। ठीक, तो स्टोरेज एंड सिंथेसिस आप प्रोडक्ट में बात करें, जनरली क्या बन रहा है, सिंपल सुगर बन रही है। ठीक, फोटोसिंथेसिस के यूज में इसमें इसका यूज हम करेंगे डायरेक्ट रिएक्शन में इससे एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना सुक्रोज को इनवर्टेज एंजाइम का यूज करके, ये इन्वर्जन ऑफ केन सुगर एक रिएक्शन है बायोमॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट की, उसमें बन जाता है C6H12O6, एक साइड ग्लूकोज बनता है और C6H12O6 एक साइड फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज और एक साइड ग्लूकोज। ठीक, फिर हम जब इन दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं तो बाद में ब्रेक डाउन हो जाएगा ATP प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक, ये बता तुम्हारा कहाँ हुआ, ये तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसी को बोल देते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसी को बोल देते हैं रेस्पिरेशन। तो सिंथेसिस और स्टोरेज का हम चीजें का अगर देखें तो सुगर सिंथेसिस हो रही है, स्टोरेज लोकेशन कहाँ है, स्टोमक के अंदर। स्टार्च जो ग्रेन्यूल्स है वो भी शुगर के साथ स्टोर हो जाता है जनरल। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या है ये, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी का पार्ट हल्का सा ऊपर है। बैक्टीरियल सिमिलरिटी में अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड शेयरिंग स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी विद अ सिंगल सेल बैक्टीरिया, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे तुम्हारे प्लास्टिड हो, सिमिलरिटी इसकी क्या है, सिंगल सेल बैक्टीरिया की तरह। जेनेटिक ऑटोनॉमी की अगर बात करें तो बोथ ऑर्गेनिजम्स पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जैसे सिंगल सेल बैक्टीरिया जो होता है ना, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं तुम्हारे, ब्लू एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, इनके पास आप बाहरी बनावट सेलवार होती है, ग्लाइकोलाइक स्लाइम मोल्ड, सेल इनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सब वेरिएशन होता है। ठीक है, तो उसमें देखने को मिलता है जितने प्रोकैरियोटिक को, उसी तरह क्या होता है प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन, इसलिए सिमिलर सिमिलरिटी की बात कही। जिस तरह इन दो ये हमारे जेनेटिक मटेरियल अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने उसके पास भी अपना सेमी ऑटोनोमस है, उसके पास राइबोसोम डीएनए है, और प्लास्टिड में भी जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास भी 70S राइबोसोम और हमारी डीएनए है, तो दोनों भी सेमी ऑटोनोमस हो गए, दोनों का सिमिलरिटी मिल रही है, जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। दे कैन मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन इंडिपेंडेंटली, बात सही है, क्योंकि इसके पास 70 राइबोसोम, दोनों के पास अपना खुद का राइबोसोम, प्लास्टिड हो चाहे तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिक में क्लोरोप्लास्ट के पास है, तो क्लोरोप्लास्ट भी प्लास्टिक का पार्ट है, प्लास्टिक का ही पार्ट है, इसलिए हम दोनों को बोल तो मिला के बोल देते हैं कि दोनों का अपने से खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए, सेमी ऑटोनोमस हो गए, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास खुद का अपना राइबोसोम हो और खुद का अपना डीएनए हो। की टेकअवे देखो, these features strongly suggest that shared evolutionary history in the ancient bacteria। एंशिएंट बैक्टीरिया में ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते थे जिनके पास बहुत सिमिलरिटी होती थी, इसी आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की तरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड तुमको समझा दिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में क्या था, दोनों का कंपैरिजन अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में वेरिएशन ये हो रहा है कि दोनों जेनेटिक मटेरियल सिमिलर है, दोनों की बनावट सेम है, डबल ब्लेड मेम्ब्रेन है, और कीप प्रोटीन सिंथेसिस दोनों आराम से कर ले रहे हैं, और ये सब इसके बाहर की दोनों बाउंड्री सेम है, तो इसे कर रहे हैं, वेरिएशन हो जाते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हो गया, अब डेफिनेशन करेंगे, फिर लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। डेफिनेशन, प्लास्टिड दैट कंटेन नॉन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्रोमा। जो पार्ट इसका नॉन ग्रीन पिगमेंट्स है उन्हें बोलते हैं क्रोमा, मींस कलर। पिगमेंट प्रोवाइड येलो, ऑरेंज, रेड कलर टू प्लांट्स पार्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन वो खुद कलरलेस, उसकी बाहरी जो है ना वो नॉन ग्रीन पिगमेंट की तरह काम करता है, लेकिन उसका नाम क्रोमा है इसलिए कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट भी कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट हमारा जनरली कलर प्रोवाइड करता है, कौन सा, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये रेड, इसको अगर कलर याद ना हो तो ऐसे याद कर लो, रॉय से याद रखो, रेड, ऑरेंज, येलो। अकरेंस की बात करें तो प्राइमरली फाउंड इन फ्लावर पेटल्स एंड राइप फ्रूट्स। फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं और उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें मिलते हैं, क्योंकि तुम फ्रूट से ही कलर देखते हो, येलो, पीला और हरा, पीला, नीला ऐसे होता रहता है,
पत्तियां तुम्हारी हरी पीली नीली होती रहती है, तो जनरली क्रोमोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, वही मिलेगा। तो कैसा कलर कौन सा प्रोवाइड कर देगा, रॉय, रेड, ऑरेंज, येलो। इकोलॉजिकल फंक्शन, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और इसका कलर ऐसा क्यों होता है, क्यों कलर से क्या इफेक्ट पड़ता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स पॉलिन के लिए उठा के कहीं अलग अलग प्लांट्स पे लेके आते हैं, कहते हैं अरे बहुत कलरफुल प्लांट है, चलो इसमें कुछ उसके ऊपर बैठ जाते हैं और इसका पॉलिन के उसमें चिपक जाता है, स्टिकी होता है, चिपक जाता है, पॉलिनेशन में भी हेल्प हो जाता है। ठीक। अट्रैक्ट फ्रूट ईटिंग एनिमल्स टू असिड्स इन सीड डिस्पर्सन। फ्रूट ईटिंग एनिमल जितने होते हैं उनको भी अट्रैक्ट कर लेता है, ताकि वो फ्रूट खाने आएंगे। और छोटा मोटा अगर उसका मान लो बहुत ही मल्टी ओव्यूल है, उसका बहुत ज्यादा उसके अंदर सीड्स हैं, तो कुछ सीड छोटी मोटी उसकी पैर में फंस जाएंगी उस इंसेक्ट से, और कहीं जाके कहीं दूर जाके कहीं मान लो उड़ते उड़ते वो कहीं छूट गया, गिर गया नीचे, तो वहां पे सीड डिस्पर्सल की तरह काम होगा कि कहीं देखोगे तो तुमने कहीं प्लांट नहीं लगाया, लेकिन वहां पे भी अपने से प्लांट कहीं उग जाता है, वो सीड डिस्पर्सल होता है जनरली बर्ड्स की हेल्प से। ठीक। तो ये मोटा मोटा आपके डेफिनेशन है क्रोमोप्लास्ट की, क्या है, कैसा है, कौन सा कलर देता है, रॉय कलर दे देता है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, कलर प्रोवाइड करने का प्लास्टिक का पार्ट है डबल मेम्ब्रेन का। अकरेंस इसके देखें तो पेटल्स और राइट फ्रूट्स के अंदर होता है, और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है, हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा है, कलरलेस प्लास्टिड। इसकी डेफिनेशन तो पिगमेंट्स एंटायरली कलरलेस स्टोरेज प्लास्टिड्स से बोलते हैं ल्यूकोस। ये वर्ड डिफाइंड हुआ ल्यूकोस, ल्यूकोस का मतलब सफेद, व्हाइट, सफेदा, गोरा। ठीक। मेन फंक्शन स्टोर वाया वाइटल न्यूट्रिएंट्स। वाइटल का मतलब देखो क्या होता है, वाइटल का मतलब कुछ और नहीं, एक अलग से वर्ड हो गया है जिसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी वर्ड खेल रही, इंपॉर्टेंट होता है, कुछ नहीं वाइटल का मतलब। ठीक। रिजर्व फॉर प्लांट्स, स्टोर्ड मटेरियल में स्टार्च हो सकता है, ऑयल हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। जो एमाइलो एलाइलो एलियोप्लास्ट होते हैं उसमें तीनों फंक्शन ही इनका यही है, या तो ऑयल, या तो स्टार्च, या तो प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन देख लो, दिख रहा है यहाँ से, ग्रुप्ड एंड नेम बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट टाइप्स ऑफ फूड स्टोर। इनका क्लासिफिकेशन भी उसी तरह से जैसे प्लास्टिक में अगर हम जर्नी देखें तो जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमो का नाम कलर से लग रहा है तो क्लोरो का कलर दे देगा, और क्लोरो का नाम से क्लोरोफिल की तरह लग रहा है तो फ्लोरोसिस कर लेगा। और लिखो कुछ पता नहीं चल रहा है तो सफेदा है, सफेदा है तो फूड स्टोर कर ले रहा है, सफेद आदमी फूड स्टोर कर लेते हैं इसे। ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो, फाउंड अबंडेंटली इन अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक पोटैटोज, टैरो रूट्स एंड स्टोर स्टार्च। ये जनरली तुमको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो अंडरग्राउंड चीजों में, जैसे तुम्हारे टमाटो पोटैटो जो होते हैं ना, वो अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट होता है, तो उसमें तुम्हारे जनरली ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास कलर नहीं है। जनरली फूड को स्टोर करेंगे तो फूड या तो लीफ में या तो नीचे जो फल उससे बन रहा है उसमें स्टोर होगा, तो वही जनरली जो फंक्शन मिलता है या वही पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट समझ आइएगा क्या हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ठीक। इसमें देखना है, इसको तो नोट करना है। रियल वर्ड यहाँ बता दिया मैंने, फाउंड अबंडेंटली इन अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक पोटैटो एंड टैरो रूट्स टू स्टोर स्टार्च। पर्पस देख लो, अच्छा आगे यहाँ पे कुछ और है। पर्पस क्या है, अलाउ द बॉडी टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड डैमेज सेल। ल्यूकोप्लास्ट की एक और स्पेसिफिक फंक्शन की स्टोरेज को खेल लिया। अब देखो क्या है स्टोरेज, और इसका एक और काम है कि ये रियल वर्ल्ड, या बोल सकते हो रियल वर्ल्ड एनालॉग देखेंगे कि स्टोरेज काम कर रहा है। अलाउ द बॉडी टू रिप्लेस ओल्ड, बॉडी जिसमें ये स्टोर्ड है उसको अलाउ करेगा, तुम अपने नए सेल्स को, ओल्ड सेल को हटाओ, नया सेल लगाओ, डैमेज सेल को हटाओ, नया सेल लगाओ, जो नहीं वर्क कर रहे हैं सेल उनको हटाओ, नया सेल लगाओ। यही वाला गेम खेला जाता है। एवरीडे एग्जांपल में देख सकते हो, हीलिंग ऑफ स्मॉल कट ऑन स्किन आफ्टर फ्यू डेज। जैसे कहीं मान लो तुमको चोट लग गया, कट फिट गया, तो अब बाद में सही हो जाता है, तो वहां के सेल्स रिप्लेस होकर नई सेल बन जाती है। तो ल्यूकोप्लास्ट यही काम करता रहता है, नई ओल्ड को हटाएगा, नई लगाएगा, जो सेल काम नहीं करती उसको लगाएगा, जो सेल बैठ के बस ऐसे टीवी की तरफ पर स्क्रीन ऐसे देख रहे हैं कि सेल में कैसे कैसे काम हो रहा है, उसको हटा देगा, नया लगा देगा। रीजनरेशन, ग्रोथ ऑफ न्यू हेयर्स आफ्टर फॉलिंग आउट। मान लो तुमको ऐसा बीमारी हो गई और तुम्हारा बाल सब सर का खत्म हुआ, तुम टकले हो गए, ठीक है। अब गंजा गंजा लोग बोल रहे हैं, और
तो इसको फिर रीगेन करने के लिए क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरीडे एग्जाम्पल समझ सकते हो, जिससे एग्जाम्पल्स ऐसा नहीं कि तुम्हारे प्लांट में कहीं हेयर आ गया उसको हटा के नया हेयर लगा रहा है, ऐसा नहीं है। ये रियल वर्ल्ड से कंपेरिजन है कि जैसे तुम्हारा बाल हेयर ये तुम्हारा है, अब तुम इसको कटा ले जाके बार्बर के पास, ठीक है, नाई की दुकान पे गए, कट गया और फिर से रीजनरेशन कर ले रहा है। तो उसी तरह ये भी क्या करता है कि पुरानी चीजों को हटा के नई चीजें कर देता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ क्या देख लीजिए यहाँ पे, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, उतना इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोप्लास्ट जितना बताना था वो पीछे हो गया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट चलता है। मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ, ग्रोथ हैपन बिकॉज सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। कैसे ये कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है वो उसके न्यू सेल जनरेशन में जो ग्रोथ होती है उसको में हेल्प करता है कि कैसे इसकी नई सेल्स फिर से दोबारा डिवाइड करके जर्मिनेट करेगी, तो उसमें हेल्प हो जाती है इसकी, इसलिए नई ग्रोथ नई सेल्स फटाफट जनरेट कर लेती है। इट नॉट जस्ट बिफोर एग्जिस्टिंग सेल्स गेट लार्जर, सेल हैव अ स्ट्रिक्ट साइज लिमिट। और इतना तो नहीं बढ़ा देगा कि पता चला तो तुम्हारा न्यूक्लियस साइज बना है उसके अराउंड ल्यूकोप्लास्ट में बहुत बड़ा सेल बना दिया, वो उसकी साइज लिमिट है, उसके अराउंड ही इसको बड़ा करेगा। स्टडी मॉडल एंजाइटी में एग्जांपल है, एक्टिविटी है कि ओनियन टिप्स आर एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यू कॉमनली यूज्ड टू ऑब्जर्व अंडर द सेल डिवीजन। ओनियन को आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक ओनियन ले लीजिए, प्याज ले लीजिए या गार्लिक ले लीजिए, उसको एक बोतल में पानी भर के उसका जो टिप है नीचे वाला उसको काट दीजिए, एकदम साफ करके उसको ऊपर रख दीजिए, एक हफ्ता बाद नई रूट जनरेट हो जाएंगी, उसमें धूप में रख देंगे इसको, तो क्या होगा उससे कि वो धीमे धीमे फोटोसिंथेसिस करते रहेगी और इसका फूड स्टोरेज है उसको धीमे धीमे सेल्स को डिवाइड करते 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 ल्यूकोप्लास्ट वैसे भी हेल्प करता है, जिसको काटोगे उसको जर्मिनेट करा देगा, नई सेल से डिवीजन कराता है, हट कोल्ड को हटा के तो जर्मिनेट करा के एकदम बड़ा सा बना देगा। हो गया ये। अब हम 9th वाली पार्ट की बात करते हैं कि जनरली सेल डिवीजन इन ओनियन टिप्स में क्या है। कंटिन्यूअस डिवीजन है, सेल एट अ ग्रोइंग टिप्स ऑफ ओनियन रूट्स डिवाइड कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं। ओनियन टिप्स की रूट जो है ये आपका एक्टिविटी का पार्ट है। स्ट्रक्चर वेरिएशन देखो को सेल लुक्स डिफरेंट बिकॉज दे आर कैप्चर्ड एट वेरियस स्टेज ऑफ डिवीजन। बहुत सारे स्टेज ऑफ डिवीजन में कैप्चर करते रहते हैं चीजों को, तो उस समय स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन देखने को मिलता है। विजुअल आइडेंटिफिकेशन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन की तरह आप कर सकते हो, माइक्रोस्कोप से लगा के देख लो कैसे सेल जनरेट कर रही है, तो सर आपके एक्टिविटी का पार्ट है। अब हम आते हैं सेल रिप्लेसमेंट एंड द सेल साइकिल। सेल की रिप्लेसमेंट और सेल साइकिल वो भी तुम्हारे एक्टिविटी का पार्ट है। मैसिव टर्नओवर, ह्यूमन बॉडी रिप्लेस 100 बिलियन ऑफ सेल एवरी डे। एक ही दिन में बहुत सारी सेल टूटती हैं, नहीं बन जाती हैं। स्केल देखोगे तो अकाउंट फॉर रफली इतना, और टोटल सेल अकाउंट का 1% लगभग अगर स्केल के हिसाब से देखें तो वो जनरली क्या होता है डीजनरेट हो जाएगा, इसको हटा ही दिया जाएगा, उसको सेल नहीं डिवाइड करके फिर रीजनरेट करती रहती है। या एक्टिविटी का पार्ट है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देख सकते हो, बोथ डिवाइड यूकैरियोटिक डिवीजन इज मच मोर ऑर्डरली। यूकैरियोटिक में जो डिवीजन होता है वो थोड़ा सा ऑर्डर तरीके से होता है, और जो प्रो वाले होते हैं वो फास्ट इसलिए कर लेते हैं कि उनका वो छोटे ऑर्गेनिज्म है, फटाफट डिवाइड कर लेते हैं, ऑर्डर में नहीं होता है, और जहाँ यूकैरियोटिक वो ऑर्डरली डिवाइड करता रहता है। सेल साइकिल देखो, स्ट्रक्चरली डबलेटेड हाईली कंट्रोल सीक्वेंस क्या है गवर्निंग इन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। जो हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन होता है, सेल्स का डिवीजन होता है, चाहे माइटोसिस है चाहे मियोसिस हो, वो तुम्हारे यूकैरियोटिक, क्योंकि यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन ऑर्डरली होता है, ठीक है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म या मैकेनिक्स एंड द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पे हम आ गए हैं, ठीक है, लगभग चैप्टर का इंड पार्ट चलने वाला है। सेल डिवीजन कोर डेफिनेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसी कहानी, इसे बोलते हैं सेल डिवीजन, और इसको बोला था किसने, रुडोल्फ विर्सो। रुडोल्फ विर्सो 1855 में एक कहानी हो गई थी, इसमें रुडोल्फ विर्सो नामक एक आदमी था, उसने बोल दिया कि पहले वाली सेल से ही बनेगी दूसरी सेल, ओमनी सेलुला ई सेलुला। नाचते नाचते बोलते चला गया, और वही सब हम लोग याद करते हैं, ठीक। अब बाद में याद ही करते रहेंगे। प्राइमरी पर्पस वाइटल फॉर ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड ओवरऑल रिप्रोडक्शन। अलग अलग चीजों का सेल्स का प्रोडक्शन करने के लिए हम जनरली सेल ग्रोथ या सेल डिवीजन का यूज करते हैं, ठीक। कंटिन्यूअस डिवीजन देखो, सर्टेन टिश्यू लाइक स्किन डिवाइड कॉन्स्टेंटली टू रिप्लेस सेट सेल्स। अल्लाह हमारी जो बाहर की सेल्स है वो हमें हमेशा हाईली रीजनरेशन एबिलिटी होता है, इसके ऊपर इपिथेलियल टिश्यू होती है, वो 11th का पार्ट है,
वो जनरली हमेशा रीजनरेट होता रहता है, डिवाइड होगा, रीजनरेट होगा, बार बार फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमेशा ये सेल डिवाइड होती रहती है। टू पाथवे हैं जनरली सेल डिवीजन के, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। माइटोसिस मेन फंक्शन powers everyday growth, tissue repair and reproduction. everyday growth, body repairing और reproduction में इसका हेल्प हो रहा है। ठीक। मियोसिस का फंक्शन रिप्रोड्यूस न्यू सेल्स, नई सेल्स बनाने का काम करता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा भी हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। और हमारा जो ये माइटोसिस है उसमें क्या होता है, नंबर डबल हो जाता है, या 1 से 2 बन जाए, लेकिन क्वांटिटी सेम रहती है। और मियोसिस में क्या होता है, इसका जो नंबर्स है क्रोमोसोम नंबर्स वो आधे हो जाए या हाफ हो जाए। जेनेटिक वेरिएशन देख लो, डाइवर्सिटी। तो मियोसिस ड्राइव्स द क्रिएशन ऑफ यूनिक जेनेटिक वेरिएशन व्हाइल माइटोसिस क्लोन सेल्स। माइटोसिस क्या करती है, क्लोन का मतलब कॉपी मारना। ये सेल है, इसी कॉपी उसमें मारेगी, इसी कॉपी इसमें मारेगी। तो माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके 2 बन जाती है, मियोसिस में एक ही सेल वो जाएगी आगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। लाइफ ओरिजिन, डॉटर सेल्स, जेनेटिक क्लोन्स एंड क्रोमोसोम नंबर, ये सब इससे कुछ ऐसे जनरल फैक्टर्स हैं। जैसे आप देख लो क्रोमोसोम नंबर में, मेंटेन्स द एग्जैक्ट सेम अकाउंट ऑफ क्रोमोसोम एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रिंग। ये हमारे आपके माइटोसिस का पार्ट है। माइटोसिस का पार्ट का मतलब जिसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर तो नहीं बनते हैं, लेकिन सेल डिवाइड कर जाती है। और मियोसिस में वहां क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो जा रहा है। आते हैं हम अब इंट्रोडक्शन टू मियोसिस। मियोसिस क्या है, पर्पस क्या है इसका? डिवीजन टू प्रोड्यूस गैमेट फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक। लोकेशन इसका कहाँ है? जनरली occurs exclusively within the cell of reproductive organs. जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर देखोगे इसकी क्या होती है, तो क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। मियोसिस से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होगा, म्यूटेशन भी हो सकता है, अलग अलग क्रिएशन बन सकते हैं। ठीक। यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, Why children resemble parent but not identical, ये भी कहानी एक हो जाती है, देख सकते हैं। वेयर मियोसिस अकर, इसमें भी देख सकते हो, एनिमल्स में भी है, ह्यूमंस में भी है। एनिमल्स में, इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस मियोसिस हो रहा है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स। प्लांट्स में आपको देखोगे तो आपका पोलन ग्रेन्स में हो रहा है मियोसिस। एक पोलन, एक जो हमारी स्पोर मदर सेल्स होती हैं, उसमें एक एनएमसी सेल होती है, मदर सेल्स, वो डिवाइड करती है मियोसिस से, तो 4 पोलन ग्रेन बनाती है। फिर ऐसे अलग अलग फिर पोलन ग्रेन से फिर सेकंड सेल स्टेज, थर्ड सेल स्टेज बनती है, वो इलेवंथ का पार्ट है। जनरली क्या है, मियोसिस माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन, इसमें चीजें क्लोन हो जाती हैं, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी। मियोसिस में क्या होगा, एक सेल 2 में डिवाइड नहीं होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर आधा होते के साथ डिवाइड होता है। द मियोसिस डिविजन्स प्रोसेस, 2 स्टेप डिवीजन। द पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस सक्सेशन टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल्स 2 में बटेगी, लेकिन इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है, 23 उसमें 23 उसमें। माइटोसिस में अगर यहाँ 5 है तो हाँ 5 यहाँ 5, लेकिन दोनों क्लोन होगा, ये भी इससे मैच करेगा, ये भी इससे मैच करेगा। मियोसिस में यहाँ पे जो नंबर है अगर 5 है तो उसका आधा यहाँ, उसका आधा यहाँ, 2.5 इधर, 2.5 इधर। फर्स्ट डिवीजन, 1 सेल स्प्लिट इनटू 2 रिड्यूसिंग क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्टली हाउ। जैसे मान लो मियोसिस में अगर देखोगे तो अगर ये सेल थी, इसके पास 46 क्रोमोसोम थे, तो ये यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इसमें 23 हो जाएंगे, इसमें 23 हो जाएंगे, इसे बोल देंगे मियोसिस। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, अगर यहाँ 46 है तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम कॉपी कर देंगे। ठीक है। सेकंड डिवीजन देख लो, ऑपरेट सिमिलरली टू द माइटोसिस, स्प्लिटिंग 2 सेल्स इनटू 4 यूनिक कैप्स। 4 चीजें बना देता है, जैसे यहाँ से 2 से फिर यहाँ 1 2 बन जाएगा, फिर यहाँ 2 बन जाएगा, तो अलग अलग ऐसे चलता। क्रोमोसोम रिस्टोरेशन, each gamete contain half of the original DNA, fertilization combined to form a restored full counts। 2 बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिस्टम जाइगोट बन जाएगा, जो कि तुम्हारा पूरा एक बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, तो उसमें 46 क्रोमोसोम फिर से बन जाते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे, कहाँ गए पेन, अच्छा ठीक है। अब हम जनरल बात करेंगे, थोड़ा सा लास्ट का रह गया है, एरर इन सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन में क्या एरर्स होते हैं, क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, ये देखिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल डिवीजन मस्ट हैपन प्रॉपर्ली, प्रॉपर तरीके से डिवीजन होना चाहिए, ये चीज स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि माइटोसिस होने लगा, 46 यहाँ पे भी थे, 46 वहां हो गए, लेकिन इतनी चीज होने लगा कि वहां 48 हो गया, 46 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, तो इसे अनकंट्रोल से ही कैंसर हो जाता है, ल्यूकोमिया हो जाएगी। माइटोसिस की एरर क्या हो सकती है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर सकता है माइटोसिस को, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। इसमें क्या होता है कि चीजें सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कैंसर की प्रॉपर्टी क्या है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, इसलिए माइटोसिस में एरर नहीं होना चाहिए। ट्यूमर देखो फॉर्मेशन इसी का होता है, अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ की वजह से माइटोसिस की वजह से हो सकता है, तो माइटोसिस बहुत तेज काम कर रही है, मियोसिस नहीं हो रहा है। एबनॉर्मल क्रोमोसोम की वजह से बॉडी म्यूटेट कर जाती है, अल्टरनेशन ऑफ द बॉडी सेल्स हो जाता है। मियोसिस में एरर करोगे तो जेनेटिक वेरिएशन म्यूटेशन हो जाएगा, कुछ लोगों का पैर ऐसे हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, तो अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन हो जाते हैं मियोसिस में एरर की वजह से। माइटोसिस की वजह से जनरली कैंसर या और कोई अनरेजनल डिजीज हो जाता है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है उसमें। डेवलपमेंट इशू देखो, डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर में आप वेरिएशन देख सकते हो, किसी का इस उंगली में 6 उंगली हो जाएंगी, 8 उंगली हो जाती हैं, किसी का कान टेढ़ा हो सकता है, आंख टेढ़ी हो सकती है, नाक टेढ़ा हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, कोई मतलब अलग अलग इसमें जेनेटिक वेरिएशन हो सकते हैं अगर मियोसिस में एरर हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक पे, हिस्ट्री। अच्छा, इसके बाद एक और है हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सेल थ्योरी की अगर हिस्ट्री की बात करें तो पहले मैं बताया था कि क्या नाम है उनका, मिथाइल स्लाइडेन थियोडोर शॉन्ट, तो जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने इस सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, उसके बारे में देखेंगे। अनफाइन प्रिंसिपल, बैक्टीरिया टू ह्यूमस, ऑल बायोलॉजिकली फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमस, बैक्टीरिया से ह्यूमस जाते जाते हैं हम, अगर ह्यूमस तक देखेंगे तो सेल थ्योरी को 2 पार्ट में दिया गया था। पहले हमारे 1838 के एक आदमी हैं जिनका नाम है मिथाइल स्लाइडेन, उन्होंने बताया कि देखो जर्मन हम बॉटनिस्ट हैं, और इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल, सभी पौधे किससे बने हुए, सेल से बने, तो बॉटनिस्ट है मिथाइल स्लाइडेन, तो इन्होंने बॉटनी के बारे में बता दिया। और ये हमारे जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल मेड अप ऑफ सेल, बोला क्या कॉपी पेस्ट, काहे का साइंटिस्ट सब दिए इसको, बोला उसका कॉपी देख लिया। अब मिथाइल स्लाइडेन जो थे मैंने बोल दिया सभी प्लांट सेल से बने, वो तो हम सबको पता है सभी प्लांट सेल से बने, सेल टिश्यू बनाएगा, वही कॉपी पेस्ट इन्होंने मार दिया। 1 साल बाद क्या बोल दिया कि मैं जूलॉजिस्ट हूँ, मतलब एनिमल सेल तुम्हारे सेल से बने, एनिमल जो होता है तुम्हारे सेल से बना होता, काम करता है, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। देखो यही है पहले वाले साइंटिस्ट। और उसमें एक जो इम्पोर्टेंस काम करते हैं वो है रुडोल्फ विर्चो, वो बोलते हैं जर्मन साइंटिस्ट मैं भी हूँ, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि तुम लोग ये नहीं बता रहे हो कि वायरस तुम्हारा इस सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है वो वायरस है, वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, और इन्होंने ये भी नहीं बता पाए दोनों क्योंकि पागल थे, एक दूसरे कॉपी पेस्ट मार रहे थे, मिथाइल स्लाइडेन थियोडोर शॉन्ट कॉपी पेस्ट मार रहे थे। तो जर्मन ने ये जो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि देखो एक वर्ड में ध्यान ले लो, ओमनी सेलुला, ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि सभी सेल्स एक पीछे वाली सेल से मिलकर बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रुडोल्फ विर्चो का थ्योरी, या रुडोल्फ विर्चो ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइनल शेप मिला सेल थ्योरी, फॉर्मुलेट किसने किया, मिथाइल स्लाइडेन थियोडोर शॉन्ट, तो फॉर्मल शेप किसको कौन दिया, रुडोल्फ विर्चो। अब हम आते हैं थोड़ा सा द क्लासिकल सेल थ्योरी क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, एक दो से अलग अलग सेल से बनी है, ये पहली चीज है। फिर वो सेल द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वही चीजें ऐसे कॉपी पेस्ट। द सेल अराइजेस स्ट्रिक्टली फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग सेल, वही थोड़ा सा मॉडर्न लॉ दिया गया है, जैसे में मिथाइल स्लाइडेन थियोडोर शॉन्ट ने बताया, थर्ड पॉइंट हमारे रुडोल्फ विर्चो बोल रहा है प्री-एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, उसी का थोड़ा सा मॉडर्न क्लासिफिकेशन थ्योरी बता दिया है मैंने, उसे मैंने थोड़ा डिकोड कर दिया मॉडर्न की तरफ। सेल लाइफ स्पैन एंड रेगुलेशन की तरफ देख सकते हो, देखो क्या है डेफिनेशन लाइफ स्पैन, सेल कैरी आउट फंक्शन एंड इवेंचुअली डाई व्हेन नो लॉन्गर नीडेड, जब अगर सेल डिवाइड कर रही है फंक्शन उसका खत्म हो गया, उसके सभी काम खत्म हो गए, स्टोर सब मतलब उसका यूज हो चुका है, तो क्या होगा, सब चीजों का अगर यूज हो गया है जनरली सेल थ्योरी से, तो क्या होगा, चीजें फॉर्मुलेट हो जाएंगी। फॉर्मुलेट होने का मतलब ये है कि वो सेल डिवाइड नहीं करेगी, फिर आगे चल के ब्रश हो जाएगी, उसका यूज नहीं होगा। ठीक, रिप्लेसमेंट दे सकते हो, डेड सेल नई सेल बना देगी, डेड सेल खत्म होगी नई सेल बन जाएगी,
उसी को मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी मैंने लंबा कर दिया, थोड़ा सा और पॉइंट्स मैंने ऐड किए अपने से। नो कांटेक्ट इनहिबिशन मैंने कैंसर वाले पॉइंट से बताया है 11th 12th में कि नो कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब एक सेल ऐसी है अगर पास में कोई सेल नहीं डिवाइड करेगी, अगर सेल है तो नहीं डिवाइड करेगी। कैंसर की प्रॉपर्टी है, कैंसर वही काम नहीं करता। लिवरिंग सेल्स कैंसर का एक्सेप्शन हो जाता है, तो कोई सेल तुझे लिखा है कैंसर क्या करता है कि वो न्यूक्लियस की बातें नहीं सुनेगा, बगल में सेल रहेगी तभी डिवाइड कर लेगा। लेकिन नॉर्मल सेल अगर बगल में सेल है तो नॉर्मल सेल से खड़ी रहेगी, अरे नहीं डिवाइड नहीं करता पड़ा बगल में कोई है। लेकिन तो कैंसर का सेल होगा, अरे बगल में सेल क्या मतलब यहाँ हम डिवाइड कर लेंगे, सामने तुम देखते रहो। तो ऐसे करते करते बड़ा सा फॉर्म कर लेगा, उसे बोलते हैं कैंसर का अनरेगुलेटेड अनवांटेड सेल डिवीजन। लास्ट आगे इसके पार्ट में समरी ऑफ सेल फंक्शंस, एनर्जी प्रोडक्शन, सिंथेसिस सिक्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तीन मेजर सेल का फंक्शंस। एनर्जी प्रोवाइड करेगा मोटा मोटा, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करेगा, ये भी मोटा मोटा है याद रखो, और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, ये भी एक मोटा मोटा है। तीन सबसे बेस्ट सबसे लॉजिकल क्या है जो समरी है सेल फंक्शंस के, वो क्या है, एनर्जी, सिंथेसिस एंड कोऑर्डिनेशन। इसको मैं सबसे तीन बेसिक जो तुम्हें अगर मान लो पूछे व्हाट इज सेल या सेल का फंक्शन क्या है, तो तीन चीजें बताओ बस, एनर्जी प्रोडक्शन, सिंथेसिस एंड स्टोरेज एंड तीसरा कोऑर्डिनेशन, और कुछ नहीं। अब इसको बाद में खोल बता देना, और मान लो तुमसे कोई पूछे तो उसको पकड़ लो, इसे पकड़ के तुमसे मतलब सामने वाला पूछ रहा है तो बताओ सेल का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, जैसे पकड़ बोलो सेल के तीन फंक्शन, पहला एनर्जी स्टोर बनाना, दूसरा सिंथेसिस एंड स्टोरेज करना, और तीसरा उसी का कोऑर्डिनेशन करना। यही पूरा एक बॉडी बना देता है। यही है हमारा सेल फंक्शन, यस समरी ऑफ सेल फंक्शन। देख सकते हो तीन पार्ट, एनर्जी, सिंथेसिस एंड स्टोरेज, एंड तीसरा तुम्हारा हो गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तभी एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, तो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और बड़ा सा हैवी मास प्लांट बना देगा एकदम। तो आ गए हम सबसे लास्ट पार्ट पे, और ये रहा हमारा क्या, इसको हम फिर से ले देते हैं एक बार दूसरे कलर से। चैप्टर फर्स्ट आपका खत्म, और चैप्टर यहाँ आपका खत्म हो जाता है। और जो हमारे क्लोरोप्लास्ट या जो भी आपको डायग्राम का रिक्वायरमेंट है वो टेलीग्राम पर हमने भेज दिया है। ठीक, द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। अब सेकंड लेक्चर में जनरली इसका फुल समरी आएगा, अगर आपने पांचों लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उसको केवल देख लीजिएगा, करीबन 3 या 4 घंटे का होगा, और उसमें पूरा चीजें पूरा समझ जाएंगे डिटेल। आपको अगर आपका यूनिट टेस्ट भी है तो उसको इस पांचों लेक्चर को न देख के उसी केवल 3-4 घंटे को दे सकते हैं कंटिन्यू, जो कल आएगा तो उसको देख लेंगे, कहानी खत्म। एक ही झटके में पूरा 4 घंटे में पूरा पांचों लेक्चर का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। जो इसने पांचों लेक्चर में एक एक चीजें बताया वही पांचों उसी में भी एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय